हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इससे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे 2 क्लासेस ली हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपको उन लेक्चर से आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट, उनकी फीचर्स और मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में रिलेशनशिप और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ह्यूमन रिलेशंस का मतलब समझते हैं कि ये क्या होता है। फ्रेंड्स, जो ह्यूमन रिलेशंस होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो ह्यूमन बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं ना, उसको हम ह्यूमन रिलेशंस बोलते हैं। ह्यूमन रिलेशंस जो होती है वो इतनी इफ़ेक्टिव प्रोसेस होती है जिससे कि जो एम्प्लॉई होता है उसको इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन और सोशल सेटिस्फेक्शन मिलती है बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा। और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो पाते हैं। और जो ह्यूमन रिलेशंस है ना, रियल ह्यूमन रिलेशन उसको बोला जाता है जहाँ पे जो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉयज़ की जो इमोशंस है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उसकी एजम्पशंस हैं, उनको वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। उनके इमोशंस के बारे में सोचता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में सोचता है, एजम्पशंस के बारे में सोचता है, एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है वो इन फैक्टर्स को, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऐसा लगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। हमारे बिना ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किए जा सकते। हमें बहुत ही अच्छे से काम करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों। हम ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ऐसी फीलिंग उनके अंदर आए और वो मोटिवेट हों, है ना। तो उनको मोटिवेट करना, ये ही क्या होती है, मतलब ह्यूमन रिलेशंस में यही किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीनिंग। ये हम पहले भी पढ़ते आ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या मतलब होता है। इसमें जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है। उसमें जो है हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करता है ना। और हम उसमें ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम ये सब करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर में क्या कोशिश की जाती है, ह्यूमन बिहेवियर में जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छी मतलब फीलिंग लाई जाती है, उनमें उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको ये मतलब उनमें ये फीलिंग जगाई जाती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। उनके बिना ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव भी नहीं कर सकती, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव नहीं किए जा सकते। तो आई होप आपको ह्यूमन रिलेशंस और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आइए आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद है कि जो ह्यूमन रिलेशंस हैं और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। तो फ्रेंड्स, जो ह्यूमन रिलेशंस है और जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, ये दोनों सिमिलर ही हैं। दोनों में मेन फोकस किस पे किया जाता है, एम्प्लॉयज़ पे किया जाता है ना। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम क्या करते थे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिहेवियर की स्टडी करते थे, है ना, उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते थे। और ह्यूमन रिलेशंस में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं ताकि उनमें एक बिलोंगिंगनेस की, वननेस की फीलिंग आए ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं, हम फैमिली टाइप हैं, है ना। हम और ऑर्गेनाइजेशन एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो उनको मोटिवेट करना, उनमें ये फीलिंग लाना, ये ह्यूमन रिलेशंस होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, इनमें कुछ डिसिमिलैरिटीज़ भी हैं ह्यूमन रिलेशंस और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो वो क्या है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट एंड द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो, जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जहाँ ख़त्म होता है ना, वहाँ पे ह्यूमन रिलेशन स्टार्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जहाँ जहाँ उसका एंड पॉइंट है, वहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस का स्टार्टिंग पॉइंट है।
ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज़ का जो बिहेवियर है उसको एनालाइज करते हैं कि वो कैसे, किस एनवायरनमेंट में वो कैसा बिहेव कर रहा है ना, वो पर्टिकुलरली वैसा बिहेव वो क्यों कर रहा है ना, हम उसके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। जबकि ह्यूमन रिलेशंस में हम क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि, और क्या करते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि वो पूरा कोऑपरेट करें हमारे साथ, है ना, पूरा सहयोग दें ऑर्गेनाइजेशन में अपना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें। उसके बाद फ्रेंड, साइंस एंड आर्ट। देखो, जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है ना, वो होता है साइंस, जबकि जो ह्यूमन रिलेशंस है वो होता है आर्ट। कैसे? देखो, साइंस में क्या होता है, साइंस जो होती है वो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जिसमें कि क्या होता है, कुछ जनरल ट्रुथ होते हैं, है ना, जो कि सच्ची हैं। और आर्ट क्या होती है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना, उसका ही यूज़ करते हैं हम प्रैक्टिकली, और उसको ही और ज़्यादा स्किलफुली हम अप्लाई करते हैं, है ना। आर्ट होती है ये चीज़ कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका यूज़ करा जाता है ना, उसका हम स्किलफुली यूज़ करते हैं और उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल बनाते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो तो क्या है, साइंस है, क्योंकि उसके कुछ जनरल ट्रूथ हैं, जनरल फैक्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। लेकिन जो ह्यूमन रिलेशन है ये क्या है, आर्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास ऑलरेडी हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से जो नॉलेज मिली हुई होती है ना, जो नॉलेज हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से मिली, उसी का यूज़ करके हम कुछ क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं, कुछ क्रिएटिव एक्शन करते हैं, ताकि हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकें, उन्हें फील करा सके कि हम सभी एक हैं, है ना, कि वो इंटीग्रल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, उनके बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, उनके बिना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकते, है ना। तो हम ह्यूमन रिलेशंस में क्या करते हैं, जो हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से जो नॉलेज मिली, यानी कि जो हमारे लिए एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, उसका हम कुछ क्रिएटिव फॉर्म उसकी प्रिपेयर करते हैं, क्रिएटिव एक्शन लेते हैं हम। तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो क्या है, साइंस है, और ह्यूमन रिलेशंस क्या है, आर्ट है। आफ्टर दिस फ्रेंड, पैथोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर रिलेशन। अब दोनों में क्या है, पैथोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर का भी रिलेशन है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो पैथोलॉजिस्ट का रोल प्ले करता है, और ह्यूमन रिलेशंस जो है ये डॉक्टर का रोल प्ले करता है। पैथोलॉजिस्ट कौन होता है, जो कि हमें क्या बताता है कि हमें क्या बीमारी है ना, उसका हमें कोज बताता है कि हमें बीमारी क्यों हुई। जबकि जो डॉक्टर होगा वो क्या करेगा, हमें पेशेंट को क्या दवाई बताता है कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, है ना, वो ये डायरेक्ट करता है जिससे कि ठीक हो सके हम। ऐसे ही होता है जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, वो किस चीज़ की कोशिश करता है, वो जानने की कोशिश करता है कि वो चीज़ हुई क्यों, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे उसके, है ना, वो ऐसा पर्टिकुलर वे में बिहेव क्यों कर रहा है ना, कोजेस जानने की कोशिश कर रहा है ना। जबकि ह्यूमन रिलेशन क्या कर रहा है, किस चीज़ के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कि उनमें वननेस की, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को डेवलप किया जा सके, है ना, कौन से सिस्टम हम अडोप्ट करें ताकि उनमें ऐसी वननेस की, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आए, उनको लगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट है, हमारे बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। तो ये सब उनमें फीलिंग आए, तो इसके लिए जो ह्यूमन रिलेशंस होता है वो क्या करता है, डायरेक्शंस इशू करता है, डायरेक्ट करता है ना। इसके बाद फ्रेंड्स, जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसका स्कोप लिमिटेड है, हमें पता ही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जैसे नाम में ही आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन तक ही लिमिटेड होता है। लेकिन जो ह्यूमन रिलेशंस है ये तो वाइडली एक्सप्रेड होता है ये, है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन में भी से भी रिलेटेड है और सोसाइटी से भी। उसके बाद फ्रेंड्स, जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये हमें सब्जेक्ट मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना। और जो ह्यूमन रिलेशन है वो एग्जिस्टिंग जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, जो हमें सब्जेक्ट मैटर पता चला थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसकी क्रिएटिव फॉर्म जो होती है ना ये हमें वो देता है ना। तो ये हम, आई होप आप इनमें सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ भी ह्यूमन रिलेशंस और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में समझ गए होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स है इंटरडिपेंडेंस, यानी कि जो ह्यूमन रिलेशंस है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंड करते हैं, है ना, एक के बिना दूसरा नहीं
है ना। जैसे कि देखो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ये हमें सब्जेक्ट मैटर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो अभी हमने पढ़ा था ऊपर, है ना। जबकि जो ह्यूमन रिलेशंस होता है ये हमें जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसी की ही क्रिएटिव फॉर्म हमें देता है ना। तो हमें ये भी पता है, देखो जब तक सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा, जब तक इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो आप उसको क्रिएटिविटी उसमें लाओगे ही कहाँ से, क्रिएटिव फॉर्म आएगी ही कहाँ से, है ना। आप उसको शेप दोगे ही कैसे जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, है ना। जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं होगा तो क्रिएटिव फॉर्म कहाँ से लाओगे, है ना। सेकेंडली, अगर सब्जेक्ट मैटर अवेलेबल है लेकिन उसको क्रिएटिव शेप देने के लिए ही कोई नहीं है ना। सब्जेक्ट मैटर अगर मान लो अवेलेबल है लेकिन देयर इज़ नो बडी टू गिव अ क्रिएटिव शेप टू इट, कोई क्रिएटिव शेप देने के लिए नहीं है, तो यूज़लेस हो जाता है, फिर तो सब्जेक्ट मैटर ही यूज़लेस है ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशन जो है ना, दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं और दोनों इनकम्प्लीट है एक दूसरे के बिना। इसके बाद है फ्रेंड्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मतलब कि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये कुछ बेसिक एजम्पशंस लेके चलता है। किन किन के बारे में, नेचर ऑफ पीपल, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी कुछ ये पहले ही एजम्पशंस लेके चला हुआ है, और लोगों के नेचर के बारे में भी क्या है, आइए पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट तो क्या है, डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल ट्रेट। इसका मतलब क्या है कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या मान के चलता है कि हर इंडिविजुअल एक मतलब उसका बिहेवियर अलग है ना। ईच पर्सन इज़ अनमैच्ड, कोई भी बंदा सेम नहीं है, सबका बिहेवियर अलग अलग है ना। हर कोई इंडिविजुअल जो है एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर, उनका एटीट्यूड अलग अलग है, परसेप्शन यानी कि दृष्टिकोण अलग है, लर्निंग, पर्सनैलिटी सबकी अलग अलग है, उनके डिफरेंट डिफरेंट वे हैं जिनसे वो मोटिवेट होते हैं। जैसे कि कुछ मॉनेटरी जो इंसेंटिव्स होते हैं उनसे मोटिवेट होते हैं कि उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, बोनस दिया जाए, कुछ इनसे मोटिवेटेड होते हैं। जबकि कुछ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से मोटिवेट होते हैं कि उनको प्रेज़ किया जाए सबके सामने, है ना। तो कुछ ऐसे मोटिवेट होते हैं, उनको रिस्पेक्ट ज़्यादा दी जाए। तो जो ये कुछ हर ये माना जाता है कि भाई जो इंडिविजुअल हैं वो डिफरेंट टाइप के लीडरशिप स्टाइल पसंद करते हैं। कोई चाहता है हमारा लीडर ऐसा हो जो कि हमें टाइम टू टाइम बिल्कुल मतलब साथ के साथ हमें गाइड करे, किसी को ऐसा लीडरशिप स्टाइल पसंद आता है, किसी को ऐसा लीडरशिप स्टाइल पसंद आता है कि भाई हमें तो बस बता दे क्या करना है, हमारे ऊपर ध्यान ना रखें, रोक टोक ना करें, हम अपने आप कर लेंगे, है ना। तो हर किसी को डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल पसंद आता है ना। तो मतलब इंडिविजुअल जो है डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल जो होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स हैं। तो मैनेजर को जब वो उनसे डील करे एम्प्लॉय से तो उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद है एन इंडिविजुअल इन टोटलिटी। सेकंड एजम्पशन क्या बोलती है, एट ईच इंडिविजुअल इन टोटलिटी में उसको कि भाई जो इंडिविजुअल है उसको आप टोटलिटी में देखो, है ना। जैसे कि एक इंडिविजुअल है वो अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहा है, ठीक है, उसकी फीलिंग्स, नीड्स, फैमिली लाइफ भी तो उसके साथ ही है। वो अब जॉब पे आ गया तो फैमिली में अगर कुछ इशू चल रहा है तो वो उसके माइंड में रहेगी वो चीज़, है ना। उसकी नीड्स, उसकी फीलिंग्स वो तो उसके साथ ही रहेंगी, वो उनको अलग तो नहीं कर सकता ना। वो अपनी फैमिली लाइफ का जो इफ़ेक्ट है वो तो सेपरेट नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है जब वो वर्क प्लेस पे हो तो, है ना। तो जैसे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फैमिली लाइफ जो है एम्प्लॉय की अगर वो डिस्टर्ब होगी तो उससे उसका वर्क प्लेस पे वर्क भी डिस्टर्ब होगा ही होगा, इफ़ेक्ट होगा ही होगा, है ना। तो जब आप एम्प्लॉय के साथ डील कर रहे हो तो आपको ये भी ऑब्ज़र्व करना चाहिए उसकी जो रिमेनिंग लाइफ है, चाहे फैमिली लाइफ होगी, उसकी फीलिंग्स होगी, उसकी नीड्स होगी, इन सब को भी कंसिड्रेशन में लेना चाहिए, है ना। इसलिए जो मैनेजर है उसको टोटलिटी में एक इंडिविजुअल को एक्सेप्ट करना है एज कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। सिर्फ ऑफिस का सोच के नहीं चलना कि वो वर्क प्लेस पे सेटिस्फाई नहीं है तो इसका मतलब या तो इसको मतलब सैलरी अपनी कम लगती है या ऐसा कुछ, मतलब ज़रूरी नहीं है, क्या पता वो अपनी फैमिली लाइफ से इफ़ेक्टेड हो इसलिए ऐसा बिहेव वो कर रहा हो, है ना। उसके बाद नो बिहेवियर इज़ रैंडम।
अब ये क्या मान के चलता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि इंडिविजुअल ने जो भी बिहेव करा है ना वो रैंडम नहीं है, कैजुअल नहीं है ना। मतलब अगर उसने जैसा भी बिहेव करा है, देयर मस्ट बी सम रीज़न, कि कुछ ना कुछ रीज़न होगा तभी उसने ऐसा बिहेव करा। जैसे कि हम कभी कभी ऐसे ही मतलब अगर बॉस को अपोज भी करते हैं, है ना, तो पर वो ये क्या मान के चलता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि कुछ भी बिहेवियर रैंडम नहीं है, जो बिहेवियर है उसके पीछे कुछ ना कुछ पक्का रीज़न है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, यही आगे आ गया एग्जाम्पल में, कि अगर एक एम्प्लॉय है वो अपने बॉस के अगेंस्ट जाता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इट शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड। तो हम ये फॉर ग्रांटेड लेके चलेंगे कि उसने बॉस को जो अपोजिशन किया ये कोई कैजुअल नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, इसलिए ही उसने बॉस का वो किया है ओपोजिशन। मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं मान के चलते कि कोई भी बिहेवियर को रैंडम नहीं माना जाता, ये माना जाता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ पक्का रीज़न है। तो मैनेजर जो है ना उसको हमेशा कंसिड्रेशन में रखना चाहिए, ये फोर्सेस जो होते हैं ना उसके बिहेवियर के पीछे, इनको भी उसे ध्यान में रखना चाहिए जब वो उनसे डील करे। उसके बाद डिज़ायर फॉर इन्वॉल्वमेंट, तो इसमें यही है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, मान के चलता है कि हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि उसको डिसीजंस जो होते हैं डिसीजंस लेने में उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। हर इंडिविजुअल क्या समझता है कि मैं क्या हूँ, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मैं एबल पर्सन हूँ, मेरे में क्या है, कैपेबिलिटी है कि बेटर सजेशंस वो दे सकता है, डिसीजंस ले सकता है ना। अगर उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो बहुत ही अच्छा करके दिखाएगा, है ना। ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मान के चलता है। इसीलिए जो मैनेजर है जब वो एम्प्लॉयज़ के साथ डील करे तो उनको उसकी फीलिंग की कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। अब हम भी तो यही सोचते हैं कि हम एबल पर्सन हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम अच्छे सजेशंस दे सकते हैं, है ना। हम अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो हम तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो वो ये मान के चलता है कि वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं। उसके बाद ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट एन इकोनॉमिक टूल, ये भी हमें याद रखना चाहिए कि वो कोई जो ह्यूमंस हैं वो कोई कोई वस्तु नहीं है कि आप उसे कैसे भी ट्रीट करोगे। वो ह्यूमंस हैं। जो आदमी होता है वो किस चीज़ का भूखा होता है, रिस्पेक्ट का भूखा होता है ना। इंसान किस चीज़ का भूखा होता है, इज्जत का भूखा होता है। तो उसको, और जो इंसान होता है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कुछ भी बर्दाश्त नहीं करता, है ना। तो जो वो है मैनेजर है उसको समझना चाहिए कि एम्प्लॉय भी एक इंसान है और उसके साथ हमें ह्यूमन ट्रीटमेंट करना है ना। ह्यूमन ट्रीटमेंट ही वो एक्सपेक्ट करता है ना, और ह्यूमन ट्रीटमेंट ही उसके साथ किया जाना चाहिए। ये थे नेचर ऑफ इंडिविजुअल। अब आते हैं नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के नेचर में क्या आता है, सबसे फर्स्ट तो ये है कि सोशल सिस्टम, सोसाइटी में रहते हैं हम, है ना। तो सोशल सिस्टम तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का मतलब होता है कि एक यूनिट जिसमें कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे हम अपने बॉडी सिस्टम को ले सकते हैं, हमारी बॉडी होती है एक पूरी यूनिट है हमारी बॉडी, है ना। उसमें वेरियस पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में, है ना। वो मिलके काम करते हैं, जो कि मिलके काम करें, है ना। और सिर्फ तभी ही सक्सेस अचीव हो, इसको बोलते हैं सिस्टम। क्या हो, एक यूनिट हो, उसमें अलग अलग पार्ट्स हों, सभी पार्ट्स मिलजुल के काम करें, इकट्ठे काम करें और तभी सक्सेस अचीव की जा सके। जैसा हमारी बॉडी में होता है, हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, एक यूनिट है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स मिलजुल के काम करते हैं, तभी तो हमारी बॉडी चल रही है ना सक्सेसफुली। तो इसको ही बोलते हैं सिस्टम। देखो ये एग्जांपल भी हम बॉडी का ही दिया हुआ है कि हमारी बॉडी जो है ये सिस्टम का अच्छा एग्जांपल है ना। तो ये जो सोशल सिस्टम है, सोशल सिस्टम मतलब कि इसको लोगों के द्वारा ही इस्टेब्लिश किया जाता है ना। सभी के द्वारा, लोगों के द्वारा ही इस जो लोग हैं वो इसके क्या है, पार्ट्स हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि भाई पार्ट्स होते हैं, तो जो लोग होते हैं वो भी पार्ट्स ही होते हैं। मैनेजर को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई एक के साथ वो जैसा बिहेवियर करेगा, जैसा ट्रीटमेंट करेगा, वो बाकी अदर जो पार्ट्स होंगे, अदर जो पीपल होंगे उनको इफ़ेक्ट करेगा। जैसे हमारे बॉडी में होता है, एक पार्ट का वर्क करना, एक पार्ट का फंक्शन जो होता है वो दूसरे पार्ट को भी
इफ़ेक्ट करता है। ऐसे ही सोशल सिस्टम है, तो एक एम्प्लॉय के साथ आप जो बिहेवियर करोगे, जो ट्रीटमेंट दोगे उसको, वो बाकियों को भी इफ़ेक्ट करेगा, बाकी पार्ट्स को। ठीक है। उसके बाद है म्यूचुअल इंटरेस्ट। म्यूचुअल इंटरेस्ट मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का एक दूसरे में इंटरेस्ट होता है, दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट है। एम्प्लॉयज़ के बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती, ऑर्गेनाइजेशन के बिना एम्प्लॉयज़ भी कुछ नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन ही तो उनको काम दे रही है ना, तो उनके पास काम ही नहीं होगा फिर। तो एम्प्लॉयज़ के बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के बिना एम्प्लॉयज़ नहीं है, और एम्प्लॉयज़ के बिना ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकती, और ऑर्गेनाइजेशन के बिना एम्प्लॉयज़ अपने ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव नहीं कर सकते। जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं कि अच्छा लाइफस्टाइल, ठीक है, और सेल्फ डिपेंडेंट, ये सब वो कब बन पाएंगे, जब वो काम करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन के बिना नहीं कर पाएंगे वो। तो दोनों का एक दूसरे में म्यूचुअल इंटरेस्ट है, दोनों को टीम स्पिरिट में काम करना चाहिए, ताकि दोनों के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं सक्सेसफुली अचीव हो सकें, है ना। दोनों के तभी अचीव होंगे ना जब वो मिल के काम करेंगे। तो जो क्या है कि भाई दोनों पार्टीज़ जो है ना वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ये ध्यान में रखना चाहिए मैनेजर को कि बोथ द पार्टीज़ नीड ईच अदर, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशन को भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, और एम्प्लॉयज़ को भी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। इसके बाद है फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो क्या प्रोसेस है, देखो सबसे पहले है बिहेवियर एनालिसिस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप ही हमारा क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, हम उनके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, है ना। सबसे फर्स्ट पे हम क्या करते हैं, उनके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। जैसे हमने पढ़े थे ना पहले कि इंडिविजुअल लेवल पे हम उनका बिहेवियर एनालाइज करते हैं, ग्रुप लेवल पे एनालाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर एनालाइज करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हम उनका बिहेवियर जैसे कैसे एनालाइज करेंगे कि भाई बंदा कॉन्फिडेंट कितना है, मोटिवेटेड कितना है ना। लीडरशिप, उसकी लीडरशिप तो अच्छा उसमें ग्रुप पे आ जाती है ना कि दूसरा इन्वॉल्व हो गया। कॉन्फिडेंट जो है कितना है, मोटिवेट कितना है, लर्निंग इसकी कैसी है, एटीट्यूड कैसा है, परसेप्शन कैसा है, परसेप्शन मतलब कि नज़रिया, और वर्क सेटिस्फेक्शन कितना है। ये होता है इंडिविजुअल लेवल पे। ग्रुप लेवल में कैसे हो गया, जैसे कि जब वो किसी और से मिल रहा है, वो उसके साथ बातें किस तरीके से कर रहा है, कम्युनिकेशन कैसा है उसका, है ना। कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी से झगड़ा तो नहीं कर रहा, कैसे बातें कर रहा है ना। लीडरशिप उसका कैसा है कि अगर वो लीडर है तो वो कैसे लीड कर रहा है अपनी टीम को, या फिर सबॉर्डिनेट है तो वो अपनी लीडर की बात किस तरीके से सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, कितनी अच्छे से सुन रहा है। ग्रुप लेवल पे हम ऐसे ऑब्जर्व करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम क्या देखते हैं कि उसके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, वैल्यूज़, है ना, ये सब एनालाइज किया जाता है। तो इस तरीके से हम जो होते हैं ना एम्प्लॉय के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। अब हम जब उसके बिहेवियर को एनालाइज कर लेंगे, हम क्या करेंगे, उसके बिहेवियर को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हमने उसका बिहेवियर को एनालाइज करा, अब हम उसके बिहेवियर को समझेंगे, है ना। उसके बिहेवियर को जब एनालाइज करेंगे तभी हमें पता लगेगा ना कि हमें उसके साथ कैसा बिहेवियर रखना है ना। जैसे कि मान लो एक एम्प्लॉई है, अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, वीक है, हमें पता लग गया, हमने एनालाइज कर लिया, तो हम क्या करेंगे, मॉनिटरी मोटिवेटर्स देंगे, है ना, ताकि उसको क्या हो, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, वो मोटिवेट भी होगा। तो इससे क्या किया कि हमने जब उसका बिहेवियर एनालाइज किया तो हम समझ पाए उसको, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसके बिहेवियर को समझा। जब हम बिहेवियर समझ जाते हैं फिर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे हम अपने फ्रेंड्स का कर सकते हैं। जब हम जिस मान लो आपका दोस्त है, आप उसको जानते हो अच्छे से, है ना, उसको समझते हो। जब आप उसको समझते हो उसके बिहेवियर को, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, है ना। जब आप बिहेवियर को समझ जाओगे तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, है ना। हमें पता चल जाता है कि हाँ वो इस
इस ऐसे सिचुएशन में ऐसा रिएक्ट करेगा, ऐसे सिचुएशन में ऐसा रिएक्ट करेगा। प्रिडिक्शन पे क्या होता है, कोज एंड इफेक्ट की जो है ना वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है। इसके बाद कंट्रोल कर सकते हैं हम बिहेवियर को, जब हम पहले ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि उसका बिहेवियर हाँ ऐसे सिचुएशन में ऐसा होगा, इस सिचुएशन में ऐसा होगा। अगर अगर उसका हमें पता है कि रिज़ल्ट फेवरेबल आएगा, है ना, पॉजिटिव रहेगा, तो हम तब तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हमें लगे कि चांसेस हैं कि वो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा नहीं आएगा, एडवर्स आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम एडवर्स इफ़ेक्ट को हटा सकें या मिनिमाइज़ कर सकें, नेगेटिव रिज़ल्ट ना आए, है ना। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल, कि बिहेवियर को हम कंट्रोल कर सकें। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप है ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस। अब जब हमने कंट्रोल भी कर लिया, सब हो गया, तो ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस ही तो हम लाना चाहते थे ना, इसको ही तो, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव था ना। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस आ जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, है ना। हम पता कर पाएंगे कि हाँ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो हमने किया उसका कुछ स्टडी करने का, ये जो एप्लीकेबल करने का, कुछ हमें बेनिफिट हुआ नहीं हुआ, कितना हेल्पफुल रहा नहीं रहा, है ना। इस स्टेप पे हमें ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस अचीव हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं। लास्ट स्टेप होता है फीडबैक का। इस स्टेप पे क्या होता है कि जो हमारे एक्चुअल रिज़ल्ट आए और जो रिज़ल्ट हमारे एक्सपेक्टेड थे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे और जो हमारे एक्चुअल रिज़ल्ट रहे, तो दोनों में क्या डेविएशंस हैं, सेम आया नहीं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे क्या अचीव, मतलब अगर नहीं हुए तो क्या डिफरेंस, क्या डेविएशंस रह गए, तो हम फाइंड आउट करते हैं रीज़न। और फिर ये प्रोसेस जो है ये चलती ही रहती है बार दोबारा दोबारा, है ना। तो ये थी हमारी कंप्लीट प्रोसेस, ये हमारी कंप्लीट प्रोसेस थी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। दोबारा से एक बार रिवाइंड करते हैं। बिहेवियर एनालिसिस में हम सबसे पहले बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। अब हमने बिहेवियर को एनालाइज करके हम बिहेवियर को समझते हैं। समझने के बाद जब हम बिहेवियर को समझ जाते हैं तो हम बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। प्रिडिक्ट कर लेने पे अगर हमें लगे कि रिज़ल्ट फेवरेबल है देन इट इज़ ओके। अगर हमें लगे कि अनफेवरेबल रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं तो हम कंट्रोलिंग के लिए हम क्या करते हैं, कुछ टूल्स टेक्निक्स ऐसी लाते हैं कि एडवर्स इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके। फिर हमें ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस इम्प्रूव हो जाती है ना। और लास्ट स्टेप पे अगर हमारे एक्चुअल जो रिज़ल्ट्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर उनमें कुछ डेविएशन है तो हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि डेविएशन क्यों आया, है ना। और फिर से प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।